नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है अक्टूबर 31 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, तो ट्रंप और चीन के बीच में, मतलब यूएस और चीन के बीच में ट्रेड वॉर जो चल रहा था वो अब रुक गया है, उस पर सीज फायर हो गया है। दरअसल में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो कॉरपोरेशन है, इसकी बैठक हुई है कहाँ पर, तो दक्षिण कोरिया में। इसी बैठक के साइडलाइन में चीन और यूएस की भी द्विपक्षीय बैठक हुई है। उसके पश्चात से ये अपडेट आया है कि जो चीन और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, उसमें चीन ने भी कुछ हद तक ढील दी है। जैसे रेयर अर्थ मेटल के सप्लाई पर जो रोक लगा दी थी, उसमें ढील दी गई है। और यूएस ने भी जो चीन के ऊपर में टैरिफ लगाए गए थे, उसमें कमी कर दी है। इस न्यूज़ को ज़रा हम लोग देखेंगे, भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यह भारत के लिए सही नहीं है। उसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ होंगे, जैसे डूरंट लाइन जो है चर्चा में है पाकिस्तान अफगानिस्तान के कारण से, इसको भी ज़रा देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज का। वीडियो शुरू करने से पहले दो कोर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको डेली आंसर राइटिंग से जुड़ना हो जीएस के लिए 71 72 के लिए, तो आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतर होता है, काफ़ी कम प्राइस पर आपको बेहतरीन चीज़ मिल जाता है। दूसरा एईडीओ के लिए अगर आपको डेली क्विज प्रैक्टिस करना हो जीएस का और मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा आपको 15 सेट, तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी सही रहेगा ये आपके लिए, और बेहतर तरीके से दोनों चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी सही रहेगा मेंस के लिए भी और एईडीओ के लिए भी। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या कि एपीईसी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है, एक छोटा सा मंच है। इसी की बैठक हो रही थी दक्षिण कोरिया में। तो इसकी बैठक तो हुई है, तो सबसे पहले इसी बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके इतर ही दक्षिण कोरिया के बुसान में ही, बुसान आप जानते भी होंगे, बड़ी फेमस मूवी है ट्रेन टू बुसान करके, तो बुसान नाम उसी से भारत के लोग जानते हैं। दक्षिण कोरिया का एक शहर है, वहीं पर चीन के राष्ट्रपति और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में द्विपक्षीय वार्तालाप हुआ है, जिसके पश्चात से जो ट्रेड वॉर है जो अमेरिका और चीन के बीच में चल रहा था, यह अब कमज़ोर हो गया है। सीज फायर एक तरीके से हो गया है ट्रेड वॉर में। ओके, इसी को ज़रा डिटेल में हम लोग समझते हैं। एपीईसी एशिया प्रशांत की बढ़ती पारस्परिक निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 1989 में इसको स्थापित किया गया था। एक आर्थिक मंच के रूप में, एक इकोनॉमिक फोरम के रूप में इसको स्थापित किया गया था। एक इकोनॉमिक फोरम के रूप में स्थापित किया गया था 1989 में, ये जरूर याद रखिएगा। एशिया पैसिफिक अर्थात एशिया के ऐसे देश जो प्रशांत महासागर के करीब में हैं और पैसिफिक के उस तरफ के देश जो हैं, वो जो है उन दोनों के बीच में कॉरपोरेशन स्थापित करने के लिए, सहयोग स्थापित करने के लिए, प्रशांत महासागर के जो चारों तरफ के देश हैं उनके लिए मुख्य रूप से इसे स्थापित किया गया था। लेकिन ऐसे देश जिनकी प्रशांत से सीमा डायरेक्ट नहीं भी लगती है, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। एपीईसी का लक्ष्य क्या था, तो संतुलित, समावेशी, टिकाऊ, नवीन, सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना और पूरे विश्व के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। एपीईसी प्रक्रिया सिंगापुर स्थित एक अस्थायी सचिवालय द्वारा समर्थित है। इसका जो अस्थायी सचिवालय है वो कहाँ पर है, तो वो सिंगापुर में है, ये भी याद रखिएगा। इसके सदस्य देशों को अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, कनाडा, ये सब के सब आपको दिखेंगे। पैसिफिक जो ओशियन है उसके तटवर्ती देश ही हैं। चिली, चीनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया इत्यादि कई सारे देश हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को ऑब्जर्वर देश का दर्जा मिला हुआ है। एपीईसी में भारत को ऑब्जर्वर का दर्जा मिला हुआ है, भारत इसका मेंबर नहीं है। ऐसे देश भी इसका मेंबर हैं जो डायरेक्टली प्रशांत महासागर को टच नहीं करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब जरा समझते हैं कि अमेरिका चीन व्यापार सौदे में क्या क्या बात हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ेगा। कई सारे द हिंदू में भी जैसे लिखा हुआ है G2 अर्थात ग्रुप ऑफ टू नेशन, चीन एंड यूएसए। ये दोनों इकोनॉमिक रूप से बहुत मजबूत देश हैं। अगर ये दोनों देश जो हैं आपस में ग्रुप बना करके समझौता करें, आपस में ग्रुप बना करके बातचीत करें, ट्रेड करें, तो ये पूरे दुनिया के लिए, वैश्विक वित्त व्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब परिस्थिति हो जाएगा, क्योंकि इनकी मोनोपोली कायम हो सकती है।
भारत के लिए भी विकट कंडीशन उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यूएसए जो है ये क्वाड का मेंबर है, भारत भी क्वाड का मेंबर है और चीन जो है ब्रिक्स का मेंबर है। भारत सोच रहा था कि अगर क्वाड सही काम नहीं करेगा तो हम ब्रिक्स की तरफ में खुद को मूव कर सकते हैं और ब्रिक्स देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं। लेकिन चीन ने अमेरिका के साथ जब सौदा कर लिया है, दरअसल अमेरिका ने चीन के साथ सौदा किया है, तो इसके पश्चात से ना तो ब्रिक्स में ही कोई ऐसा फैसला लिया जा सकेगा आसानी से, क्योंकि चीन का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध होगा, और ना तो क्वाड में ही कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा जो चीन को नुकसान पहुंचाएगा। अर्थात हमारे लिए जो है वो एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। 2018 में पहला ट्रेड वॉर हुआ था, जब चीन और अमेरिका ने एक दूसरे के आयात निर्यात पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लगा दिए थे और टैरिफ लगा दिए थे। ट्रेड वॉर का मतलब ही होता है टैरिफ। 2020 में चरण 1 का समझौता हुआ। 2025 में जब ट्रंप दूसरी बार आए तो उन्होंने फिर जम के चीन के ऊपर में और भारत के ऊपर में ब्रिक्स संबंधी जितने भी देश हैं उन सभी के ऊपर में भारी मात्रा में टैरिफ लगा दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि दुनिया भर के व्यापार व्यवस्था जो है वो प्रभावित होने लग गया था। लेकिन अब जब G2 अर्थात अमेरिका और चीन के बीच में जब समझौता हो गया है ट्रेड को लेकर के, तो माना जा रहा है कि अब ट्रेड जो वॉर था इनके बीच में वो ख़त्म हो गया है। चीन से आयात पर अमेरिका में टैरिफ 70% कर दिया गया था, उसको घटा करके 47% कर दिया गया है। ये कम तो नहीं है, लेकिन 70 की तुलना में तो काफ़ी कम ज़रूर है। अमेरिकी निर्यात पर चीन में टैरिफ, जैसे अमेरिका से चीन जो है वो सोयाबीन खरीदेगा और मक्का खरीदेगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले सोयाबीन जो है यह चीन में दरअसल बहुत ज़्यादा उपयोग होता है सोयाबीन का, तो चीन जो है सोयाबीन वो भारत से खरीदता था, और अब वो अगर अमेरिका से खरीदने लग जाएगा ट्रेड डील के कारण से, तो यह भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर व्यापार बाधाएं विद्यमान ही हैं, लेकिन जो कृषि उत्पाद है और जो मुख्य रूप से टैरिफ लगाया हुआ था अमेरिका ने चीन के व्यापार के ऊपर में, उसको कम कर दिया। अब इससे क्या होगा, चीन के जो वस्तु हैं अमेरिका में यूएसए में कम दाम पर बिकेंगे भारतीय वस्तु के तुलना में। इससे क्या होगा, भारतीय वस्तुओं को वहाँ पर अधिक कंपटीशन झेलना पड़ेगा, अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा यूएसए के डोमेस्टिक मार्केट में, और इस कारण से भारतीय वस्तु जो हैं वो वहाँ से बाहर हो सकते हैं। इससे पहले से ही यूरोप, वियतनाम, बांग्लादेश और भी कई सारे देशों के वस्तुओं के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। तो अब हमारे ऊपर ये दबाव बनेगा कि हम कितनी जल्दी यूएसए के साथ में ट्रेड डील को साइन करते हैं। हम जितनी जल्दी यूएसए के साथ ट्रेड डील को साइन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, उतना ही अच्छे तरीके से हम अपने वस्तुओं को वहाँ पर बेच पाएंगे। अमेरिका ने हजारों चीनी फर्मों को अमेरिकी तकनीक जैसे चिप्स सॉफ्टवेयर से रोकने वाले उपायों में देर से लागू करने का फैसला किया है। चीन ने अमेरिकी तेल और गैस खरीदने का वादा किया है, और चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट जो है इस पर जो रोक लगा दिया था इसके निर्यात पर अमेरिका हेतु, उसमें भी ढील दे दी गई है, जिसके कारण से अमेरिका को अब रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो चीन से प्राप्त हो पाए अगले 1 वर्षों तक। अगले 1 वर्षों के लिए ये ढील चीन के द्वारा दिया गया है। इस कल जो वार्तालाप हुई है उसकी एक सीमा भी तय कर दी गई है। अप्रैल 2026 तक के लिए ये जो है प्रतिबंध वगैरह समाप्त किए जाते हैं। अप्रैल 2026 तक में चीन के राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा होगी और उसके बाद से ट्रेड डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। भारत पर प्रभाव को जरा पढ़ते हैं। अमेरिका ने चीन पर 47% किया है, लेकिन भारत पर 50% बरकरार है, यानी कि चीन से 3% ज़्यादा टैरिफ हमें देना पड़ेगा हमारे वस्तुओं को। वैसे ही हमारे वस्तु चीन के वस्तु के कंपैरिजन में उस क्वालिटी स्टैंडर्ड का हम नहीं बना पाते हैं। अगर 3% अधिक दाम देना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर हमारे वस्तु जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करेंगे। इससे भारत के निर्यात जैसे एग्रीकल्चर, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल महंगे हो जाएंगे। सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों में भारत को नुकसान होगा, क्योंकि चीन अब अमेरिका से सस्ता सोयाबीन खरीदेगा और अमेरिका अब चीन से सस्ते उत्पाद खरीदेगा, ऐसे उत्पाद जो भारत में काफ़ी ज़्यादा बनते थे, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है। भारत के अमेरिका निर्यात में 30% की वृद्धि संभव थी, लेकिन अब धीमी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि 15% टैरिफ लक्ष्य के साथ भारत को संघर्ष करना पड़ेगा, अर्थात
ट्रेड डील जो हम अब साइन करेंगे अमेरिका के साथ, उसमें हमारा लक्ष्य होगा कि 15% टैरिफ पर में बात बन जाए। इसके लिए भारत सरकार ने, जो न्यूज़पेपर में आजकल आ रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने इथेनॉल, क्योंकि अमेरिका मक्का का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर इथेनॉल का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इथेनॉल अमेरिका से खरीदने का वादा किया है। जैसे कुछ कुछ लीक होते हैं रहे कि ट्रेड डील में क्या क्या बातें हो रही हैं। इसके अलावा भारत ने वहाँ से चिकन इत्यादि के जो निर्यात करने का भी फैसला किया है, वहाँ से हम खरीद सकते हैं। अमेरिकी उत्पाद सस्ते होने से भारत में उपभोक्ता वस्तु कीमतें कम हो सकती है, लेकिन स्थानीय उद्योग जैसे स्टील इत्यादि प्रभावित हो सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिकी कंपनियां अब चीन की ओर लौट सकती हैं। भारत की चाइना +1 रणनीति को झटका मिला है, यह काफ़ी बड़ा हमारे लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी यह डील जो है वो अप्रैल 2026 तक के लिए ही है। उसके आगे क्या होता है यह देखने की चीज़ होगी, लेकिन हाँ एक चीज़ तो ज़रूर है कि अगर अप्रैल 2026 तक के लिए डील किया गया है तो क्या पता उससे आगे इससे भी रिलैक्स मोड में चीन और अमेरिका के संबंध आ जाएं, तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। इससे जो अमेरिका जो वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहा था उस ड्रीम को उसने छोड़ दिया है। वो भी मानता है कि भाई उसके यहाँ पर सस्ते उत्पाद नहीं संभव है बनाना, तो इसलिए वो चीन को रिलैक्स दे रहा है। चीन के यहाँ भी अब अमेरिका की कंपनियाँ फिर से विनिर्माण करेंगी। तो जो भारत अपने यहाँ पर व्यापार के लिए, निवेश के लिए अलग अलग नीतियाँ बना रहा था, उन नीतियों को एक बार में झटका मिला है इतना बड़ा। भारत को चीन पर निर्भरता भारत की बनी रहेगी क्योंकि अमेरिका चीन सौदा भारत को बाहर रखता है। भारत के निर्यात में 20% कमी का अनुमान किया जा रहा है, लेकिन आईटी अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अभी भी आईटी क्षेत्र हमारा दबदबा है, तो इसलिए यह सुरक्षित है। बाकी क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं। ओके, इससे भारत को क्वाड का नुकसान होगा। क्षेत्रीय गतिशीलता वियतनाम, मलेशिया को फायदा हो सकता है, लेकिन भारत को इससे नुकसान होगा। भारत ने अभी इस पर कोई खास प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन बात जो की जा रही वो यही है कि कितनी जल्दी हम ट्रेड डील को साइन कर लेते हैं अमेरिका के साथ में। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा प्रभावों को, क्योंकि आपसे मेंस एग्जामिनेशन में इसका प्रभाव पूछ सकता है। मेंस से पहले, आपके मेंस से पहले अगर भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि हम भारत के साथ बहुत जल्द ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, तो हमारे लिए कुछ बेहतर ज़रूर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डुरंड रेखा। इसको ज़रा समझेंगे हम लोग, क्या है ये। तो यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में रेखा है। दरअसल में उस समय के ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में यह रेखा बनाई गई थी, ना कि पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब इसके कारण से जो पख्तून का इलाका है, जो तालिबान के नेता हैं, या पख्तून यानी कि पख्तून जो लोग होते हैं पख्तूनिस्तान के, वहाँ के जो लोग हैं वो इस रेखा को मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि डुरंड रेखा कोई रेखा है ही नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में खींचा गया था, कोई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में तो नहीं खींचा गया था। और दरअसल में अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं उसी भाषी लोग जो हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, केपी के इलाके में, जिसकी राजधानी पेशावर है, उस पूरे प्रांत में निवास करते हैं। तब वो मानते हैं कि ये इलाका भी हमारा ही है। इसके कारण से डुरंड लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और कई बार इसको बताया गया है कि यह वास्तविक बाउंड्री है ही नहीं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो ज़रा इसको देखेंगे। डुरंड रेखा को 1893 में, ये ज़रूर याद रखिएगा, 1893 में हिंदू कुश क्षेत्र में स्थापित किया गया। यह अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच आदिवासी भूमि से होकर के गुजरता है। आधुनिक समय में इसने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को चिन्हित किया है। डुरंड रेखा रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 19वीं शताब्दी के ग्रेट गेम्स की एक विरासत है, जिसमें अफ़गानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में, बफर का मतलब होता है दो बड़े राज्य के बीच में एक राज्य को रखना, ताकि दोनों के बीच में संघर्ष ना हो डायरेक्टली, इसीलिए बफर स्टेट के तौर पर अफ़गानिस्तान को बीच में रखा गया था, रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया साम्राज्य के बीच में। तो इसको भी याद रखिएगा। जैसे नेपाल, भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में नेहरू जी ने इसको रखने की संकल्पना की थी। नेपाल जो है भारत की आज़ादी के पश्चात भारत में एक राज्य के तौर पर मिलना चाह रहा था, लेकिन उसको बफर स्टेट के तौर पर रखा गया था। वर्ष 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड, उस समय के अफगान शासक हमीर अब्दुल रहमान के बीच डुरंड रेखा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, और उसके पश्चात से ही इस डुरंड रेखा का निर्माण ब्रिटिश इंडिया एंड किसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में किया गया, क्योंकि रूस और भारत के बीच में अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में एक सैंडविच में बीच में रखने की परिकल्पना की गई थी, जिससे क्या होगा, दोनों जो साम्राज्य हैं वो डायरेक्टली संघर्षों में नहीं उलझेंगे।
द्वितीय अफगान युद्ध की समाप्ति के 2 साल बाद 1880 में अब्दुल रहमान राजा बने, जिन्होंने अंग्रेजों से कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। अफगान साम्राज्य का हिस्सा था। डुरंड के साथ उनके समझौते ने भारत के साथ अफगानी सीमा और उनके ब्रिटिश भारत के प्रभाव क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन किया गया था, अर्थात उसी के बाद से यह रेखा चली आ रही है। लेकिन भारत पाकिस्तान का जब डिवीज़न हो गया, भारत का डिवीज़न हो गया, उसके पश्चात से डुरंड रेखा जैसी की तैसी ही है। अब अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं इसको मानते ही नहीं है कि ये सीमा है। वो तो मानते हैं खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो भी उन्हीं का है, क्योंकि वहाँ पर भी पोस्तो भाषी लोग ही रहते हैं। इसके कारण से यह समस्याएं उत्पन्न हो रही है। 7 क्लॉज एग्रीमेंट ने 2670 किलोमीटर की रेखा को मान्यता दी, जो चीन के साथ सीमा से लेकर ईरान और अफगानिस्तान की सीमा तक में फैली हुई है। ध्यान से देखिए, ये ईरान देश है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर चाइना है, ये चीन है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। अर्थात अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चीन, इन 4 देशों को टच करता है डुरंड रेखा। ये भी याद रखिएगा। यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा पर हिंदू कुश में एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा खैबर दर्रा के बारे में है। ब्रिटिश पक्ष में कर दिया गया था खैबर दर्रे को। इसी दर्रे से होकर के सेंट्रल एशिया से जो आक्रमणकारी भारत में आए हैं ना, वो मैक्सिमम इसी दर्रे से होकर के आए हैं। जिस मार्ग से लगातार आक्रमणकारियों ने भारत प्रवेश किया था, 1839 से 1947 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। इसके अलावा जो डुरंड रेखा है उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको जरूर ही याद रखिए। अब 1947 के बाद क्या हुआ, तो वही जो आपको मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को डुरंड रेखा विरासत मिली। इसके साथ ही पश्तून ने रेखा को अस्वीकार कर दिया और अफगानिस्तान ने इसे मान्यता देने से ही इनकार कर दिया कि हम इस रेखा को मानते ही नहीं हैं। जब तालिबान ने पहली बार काबुल पर सत्ता हासिल की थी तो उन्होंने डुरंड रेखा को खारिज कर दिया था। कब? तो 90s की ईस्वी में। उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथ के साथ पश्तून पहचान को भी मजबूत किया। और ये जो TTP है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, TTP जिसको कहा जाता है, ये दरअसल में है क्या, अभी क्यों चर्चा में है, तो यह एक आतंकवादी गुट है जो पाकिस्तान के इलाकों में यह सक्रिय है और तालिबानी सोच को, तालिबान जो कट्टर इस्लामी सोच है, उस सोच को पाकिस्तान में भी ये शासन सत्ता में शामिल करना चाहते हैं। तो TTP आए दिनों में KP के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान के इलाका है, वहाँ पर अटैक करते रहते हैं, जिससे पाकिस्तान के कई सारे सोल्जर मारे जाते हैं। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दबाव बनाया था कि आप कृपया इनको रोकिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। जैसे भारत ने पाकिस्तान को बोला था कि आप अपने यहाँ पर आतंकवादियों को रोकिए क्योंकि वो हमारे यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके ठिकानों को ध्वस्त किया था। तो फिर पाकिस्तान ने बोला था कि यह आपने हम पर अटैक किया है। अब सेम चीज़ उसने अफगानिस्तान के साथ किया है, तो अफगानिस्तान ने भी बोला आपने हम पर अटैक किया है। इसी कारण से दोनों के बीच में तुर्की में यह समझौता हो रहा है, जिसमें युद्ध विराम को लागू किया जाएगा। ये लगभग में तय हो गया है। तो ये पूरा सिनेरियो है जिसके कारण से डुरंड रेखा चर्चा में है। मैंने आपको समझा दिया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा 2 और टॉपिक है। मुग़ल काल के चित्रकार बसावन, मैं ये कल पढ़ाऊँगा आपको, बसावन, जिनकी पेंटिंग है जिसमें एक चीता के परिवार को पूरा दिखाया गया है। बहुत ही छोटा सा मिनिएचर पेंटिंग है, उसको 108 करोड़ में बिका है। एक छोटा सा पेंटिंग, बहुत ही छोटा सा, 1 पेज के आकार का लगभग में, वो 108 करोड़ की पेंटिंग बिकी है। तो उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। बसावन अकबर के दौर में सक्रिय थे और मुग़ल चित्रकला में उनका प्रमुख नाम माना जाता है। तो बसावन की चित्रकला को, और एक और टॉपिक है जिसको कहा जाता है कि भाई पोषण आधारित सब्सिडी, इसको हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।